सो हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टीएस इंटर सेकेंड ईयर सिविक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। ये आपके आईपी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये 5 मार्क्स के लिए आने वाले हैं ईच। तो हम इस वीडियो में 10 या फिर 11 क्वेश्चंस को समझने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं ईजी वर्ड्स में। सो मैं यहाँ पर मटेरियल से आपको दे रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप इस मटेरियल को फॉलो कर सकते हैं एंड इससे आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। So if you are new to the channel, you can subscribe to this channel because here I upload many videos for CC, MPC, BIPC, for BCom and other subjects as well as। तो वहाँ पर आप इस चैनल पर जाके वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। What are the various programs adopted during the non-cooperation movement? हम जानते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। तो इंडिया की जो नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक प्रोग्राम जो एक मूवमेंट है उसको आगे लेकर चलेंगे जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी थे एंड नेगेटिव इफेक्ट्स भी थे। इस मूवमेंट को स्प्रेड किया गया था इन द ईयर 1920 से लेकर 1922 के बीच। तो इस मूवमेंट में जो है कुछ पॉजिटिव प्रोग्राम्स लिए गए थे, इंक्लूड किए गए थे, जैसे कि इसमें हम स्वदेशी गुड्स को यूज़ करने लगे थे। जो गुड्स हमारी इंडिया में प्रोड्यूस हुए हैं वो सभी गुड्स को हम यूज़ करने लगे थे। रेजिंग 1 करोड़ रुपीज़, यानी कि हम 1 करोड़ रुपीज़ को एज ए फंड रेज किए थे और उससे हम जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ को लेकर चल रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। एंड इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था ऑफ 20 लाख चरखास। जो चरखास है उससे हम जो है फैब्रिक से कपड़े बनाते थे उस टाइम पर इंडिया में, और इस तरह से 20 लाख चरखास डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे अनएम्प्लॉयड इंडियंस को। एंड फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन प्लान्स, यानी कि जो एजुकेशनल प्लान्स थे वो उस टाइम पर बनाए गए थे। सेटिंग अप ऑफ कांग्रेस लेजिस्लेचर बॉडीज़ इन द प्लेस ऑफ ब्रिटिश लेजिस्लेचर बॉडीज़, यानी कि जो कांग्रेस लेजिस्लेचर बॉडीज़ है उसको एस्टैब्लिश किया गया था इन द प्लेस ऑफ ब्रिटिश। जो ब्रिटिश के लोग थे, जो ब्रिटिश के सीट्स थे, उनकी जगहों पर कांग्रेस को लाया गया था। तो ये सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स थे एंड पॉजिटिव मूवमेंट्स थे। लेकिन इसके अंदर नेगेटिव प्रोग्राम्स भी लिए गए थे इस मूवमेंट में, जैसे कि इसके अंदर जो फॉरेन गुड्स है, फॉरेन ब्रिटिश गुड्स है, वो सभी को बाइकआउट किया गया था। और जो ब्रिटिश टाइटल्स एंड ब्रिटिश के हॉनररी ऑफिसर्स है उसको भी रिनाउंस किया गया था। यानी कि इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। तो उन्होंने ब्रिटिश के टाइटल्स को बिल्कुल भी मानना ख़त्म कर दिया और ब्रिटिश को जो है वो बहुत ज़्यादा इन लोगों ने बाइकआउट किया है। एंड एब्सटेनिंग फ्रॉम दी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मीटिंग्स, यानी कि अगर कोई भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मीटिंग्स होती थी उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स कंडक्ट करते थे, उसमें जो कांग्रेस है उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। बाइकआउटिंग ब्रिटिश कोर्ट्स, यानी कि जो ब्रिटिश के कोर्ट्स हुआ करते थे उस टाइम पर इंडिया में, उसको भी बाइकआउट किया गया। एंड जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शंस हुआ करते थे उसको भी बाइकआउट किया गया। एंड जो लोकल बॉडीज़ थे उस टाइम पर, उसमें से भी जो इंडियन लीडर्स थे उन लोगों ने रिज़ाइन किया, उन सभी मेंबरशिप को छोड़ दिया। एक्सप्लेन एनी 4 कॉजेज ऑफ द बर्थ ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसका जो बर्थ हुआ, यानी कि उस चीज़ को क्यों स्टार्ट किया गया, यहाँ पर इसके 4 कॉजेज़ पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो जो 4 कॉजेज़ है वो यहाँ पर दिए गए हैं। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, यानी कि जो इंडिया में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसको स्टार्ट करने के बहुत सारे रीजंस थे, बिकॉज इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे इंडिया में रूल कर रहे थे, उसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी आया एंड कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया हमारी इंडियन सोसाइटी पे। लेकिन उन लोगों ने कुछ ऐसे भी प्रैक्टिसेस को अपनाया था, जैसे कि जो रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, यानी कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसको इन लोगों ने बहुत ज़्यादा लूटा था और इसको बहुत ज़्यादा ख़राब किया था और इंडियंस को गरीब बनाया था। तो इसकी वजह से जो ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज हुआ था इंडिया में, यानी कि हमारे जो रिसोर्सेज थे, हमारे डायमंड, स्पाइसेस, गुड्स जो सारे यहाँ पर प्रोड्यूस होते थे, वो सारे ब्रिटिशर्स यहाँ से लेकर चले जाते थे, जिसकी वजह से हमारे इंडियंस पे बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ा। एंड इसकी वजह से इंडिया पे बहुत ज़्यादा पावर्टी की कंडीशन आ गई थी। एंड जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने यहाँ पर कोएर्शन रिप्रेशन किया, यानी कि यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा सताया, इन पर दबाव डालकर इनको मजबूर किया इन चीज़ों के लिए। एंड इसकी वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड उन लोगों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को स्टार्ट किया। सोशियो कल्चरल रिनेसेंस, यानी कि जो सेवरल सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट्स थे वो इंडिया में लाए गए थे ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, जिसकी वजह से इंडिया में सोशल अवेकनिंग हुई, यानी कि सोसाइटी में अच्छी चीज़ों को फैलाया गया, सोसाइटी में अच्छे कल्चरल मूवमेंट्स को लाया गया और वहाँ पर वो जो कल्चरल आइडियाज़ थे उसकी वजह से बहुत सारी अच्छी चीज़ें आई कंट्री में, नेशनलिज्म आया। जो ब्रह्म समाज था उसको फाउंड किया था राजा राम मोहन रॉय ने, उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स को स्टार्ट किया था हमारे इंडिया में। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में रिफॉर्म किया था, जैसे कि जो सोशल इविल्स होते हैं, जो सोसाइटी की बुराइयां होती है, जैसे सती, चाइल्ड मैरिजेस, विडोहुड, आइडल वर्शिप, सिकल्शन, ये सभी जो चीज़ें होती है, जैसे जब वुमेंस को उस टाइम पर जला दिया जाता था, सती, चाइल्ड मैरिजेस होती थी एंड जो विडो होती थी उनको बहुत ज़्यादा परेशानी में रखा जाता था
एंड सेकल्शन यानी कि लोगों को ग्रुप से निकाल दिया जाता था, बहुत परेशान किया जाता था। सभी चीज़ों को ये रिफॉर्म्स लाए गए थे बाय राजा राम मोहन रॉय। ग्रेट रिवॉल्ट यानी कि जो ईयर 1857 था उस टाइम पर बहुत ज़्यादा परेशानी आई थी इंडिया में, बिकॉज जो इंडिया में बहुत सारे लोगों को गुस्सा आ रहा था, बिकॉज ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड बहुत बुरा था इंडियंस के प्रति और वो इंडियंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस करके उनके राइट्स को डिप्राइव कर रहे थे। तो इस टाइम पर बहुत सारे जो इंडियन आर्मी के लोग थे उन लोगों ने, और जो रूलर्स थे, जो किंग्स थे एंड जो रूरल आर्टिसियंस थे यानी कि जो फार्मर्स पीजेंट्स थे, वो सारे लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया और उन लोगों ने कंबाइंड एफर्ट किया। उन लोगों ने सोचा कि वो अब ब्रिटिश रूल को इंडिया से हटा देंगे। इसके लिए उन लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने की कोशिश की थी। इंडियंस बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके थे बिकॉज ऑफ द रेप्रेसिव पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स इन इंडिया, बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा रहे थे, फार्मर्स के ऊपर ज़मींदारी टैक्सेस, एंड जो इंडियंस में जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स आ रही थी और इंडियंस बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके थे, और जो रूलर्स थे, किंग्स थे, उनसे भी उनकी जो इकॉनमी है वो छीन ली जा रही थी। इसकी वजह से लोगों ने मिलकर, इंडिया के लोगों ने मिलकर एक फ़ाइट किया था जिसको हम कहते हैं ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन यानी कि जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन लोगों ने इंडिया को एक कॉलोनी में ट्रांसफॉर्म किया था और हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया, बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाया, इंडियंस को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया और उन लोगों से उनकी जो इकोनॉमी है उसको छीन लिया गया और इंडिया को पॉवर्टी की कंडीशन में ढकेल दिया गया था और उन लोगों ने इसको एक्सप्लॉयट किया। इसीलिए इन सभी रीजंस की वजह से इंडियन नेशनल मूवमेंट का बर्थ हुआ। पॉइंट आउट दी प्रोविजंस ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। सो जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है और फाइनल एक्ट है हमारे इंडिया में। ये सबसे लास्ट वाला एक्ट था। बेसिकली इसका काम जो था वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिवीज़न हुआ था उसके बारे में था। उनके जो लॉज बीच में बनाए गए थे उन सभी चीज़ों के प्रोविजंस को हम इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 कहते हैं। तो इस एक्ट को फॉर्मुलेट किया गया था एंड इम्प्लीमेंट किया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और इसके अंदर आप देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। फर्स्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान शेल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज टू सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान को दो अलग अलग कंट्रीज़ की तरह सेपरेट कर दिया गया था, इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ की तरह। जो इनके अंदर दो कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबलीज़ को फॉर्म किया गया था, यानी कि एक इंडिया में कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली, एक पाकिस्तान में। सो दोनों की अब सेपरेट हुआ करती थी, बना दी गई थी। एंड ब्रिटिश सुप्रीमेसी जो है वो ब्रिटिश इंडिया के ऊपर थी। एंड जो नेटिव प्रिंसली स्टेट्स थे वो चाहे तो इन ब्रिटिशर्स के साथ मिक्स होकर काम कर सकते थे या फिर वो इंडिपेंडेंट रह सकते थे, लेकिन और जो सारे किंगडम्स एंड किंग्स हुआ करते थे उन सभी को जो है उनके रूल को ख़त्म कर दिया गया और सभी को इंडिया में ज्वाइन कराने की कोशिश की गई। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते तो वो रह सकते थे, बट उनके पावर सारे ख़त्म हो चुके थे। टेरिटरीज़ जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान की थी वो भी इस प्रोविज़न में डिफ़ाइन की गई थी और जो इंडिया और पाकिस्तान है उन दोनों को इंक्लूड एंड एक्सक्लूड किया गया था फ्रॉम द टेरिटरी इटसेल्फ, यानी कि ये दोनों के पास पावर था कि ये थोड़ी टेरिटरी को इंडिया में भी इंक्लूड कर सकते थे या फिर वो पाकिस्तान में इंक्लूड कर सकते थे। ब्रिटिशर्स ने ये इन दोनों कंट्रीज़ के ऊपर छोड़ा था कि वो अपने बॉर्डर्स को खुद डिसाइड करें कि वो कितना लैंड चाहते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये रूल बनाया था ताकि इंडिया और पाकिस्तान डिफरेंट कंट्रीज़ की तरह बन सके। एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसके अंदर 3 फेसेस आए थे। फर्स्ट मॉडरेट, सेकंड एक्सट्रीमिस्ट एंड थर्ड गांधीयन फेज। तो फर्स्ट फेज में मॉडरेट लीडर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा लॉयल एंड सबॉर्डिनेट थे ब्रिटिशर्स से और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं काम करते थे और वो ब्रिटिशर्स से बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करते थे और इसकी वजह से इंडिया की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, इम्पावरिश्ड हो जा रही थी। इसकी वजह से जो न्यू जनरेशन ऑफ लीडर्स है जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं उन लोगों को बहुत गुस्सा आया और उन लोगों ने स्कैथिंग अटैक किया कि मॉडरेट लीडर सही काम नहीं कर रहे थे। सो इसके अंदर लीडर्स थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, औरबिंदु घोष, और ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे। ये मानते थे कि मॉडरेट लीडर्स के जो मेथड्स और एम्स थे वो बिल्कुल भी सही नहीं थे। इसकी वजह से इंडिया की जो है पूर इकोनॉमिक कंडीशन हो रही थी और इंडियंस जो है उनको बहुत ज़्यादा बुरा जो ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड है वो फेस करना पड़ रहा था। इसकी वजह से जो इंडियंस के जो कांग्रेस के न्यू जनरेशन ऑफ लीडर्स है उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया एंड जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो रहा था, यानी कि जो बहुत सारे फेमाइंस आ रहे थे उस टाइम पे, प्लेग जैसी हैवी बीमारी आ चुकी थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी और इसके बाद भी गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश की वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस ले रही थी इंडियन से। इसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और इनको परेशानी होने लगी और ये लोग सारे जो है
उस टाइम पर गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के अंडर थे और लॉर्ड कर्जन ने उस टाइम पर एक डिसीजन लिया था कि वो बंगाल स्टेट जो है उसको पार्टीशन कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 1905 में। उस टाइम पर लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया बिकॉज लोग नहीं चाहते थे कि बंगाल का पार्टीशन हो एंड ये क्रूएल रूल को पब्लिक एंड करना चाहती थी। और इसकी वजह से इंडियन लीडर्स को ऐसा लगा कि उनको इस टाइम पर प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है और उन लोगों ने बहुत सारी एक्सट्रीमिज़म के मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया और उन लोगों ने बाइकआउट करना शुरू किया ब्रिटिश रूलर्स को। उन ब्रिटिश रूलर्स जो थे वो डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म एंड बेनोवलेंस जैसी चीज़ों को मानते थे, उस तरह की थ्योरीज़ को मानते थे, लेकिन वो जो इंडिया में इन सभी थ्योरीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे थे। लेकिन इंडिया में वो बहुत ज़्यादा बुरा शासन कर रहे थे और इंडिया के अंदर गरीबी आ रही थी। राइट अबाउट द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग गांधीयन फेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो हम जानते हैं गांधी जी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में। उन्हें हम कहते हैं कि उन्होंने हमारी इंडिया को फ्रीडम दिलाया है। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स लाए थे इंडिया में, ऐसे फेसेस लाए थे जिसकी मदद से हम लोगों ने प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा किया था इंडिया ने। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920-22, ये 1920-22 के ईयर में लाया गया था और इसको महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया था। ये अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर के खिलाफ था, यानी कि जलियांवाला बाग मैसेकर में बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था बाई फायरिंग देम। सो यहाँ पर महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने जो है इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उन लोगों ने सपोर्ट किया था गांधी जी को। इसके अंदर लाला लाजपत राय भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज वो इस टाइम पर प्रेसिडेंट थे। प्रोटेस्ट अगेंस्ट सीमेंट कमीशन, यानी कि जो सीमेंट कमीशन बनाई गई थी उस टाइम पर, उस सीमेंट कमीशन को भी इंडियन ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया था उस टाइम पर, जिसके लीडर जो थे वो सर जॉन सिमन थे। उनका काम था कि जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 है उसका ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है उसके ऊपर नज़र रखना एंड उसके अंदर कोई चीज़ अगर कम है तो उसके अंदर मेजर्स को सजेस्ट करना ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अच्छे से चल सके और उसके रिफॉर्म्स हो सके, उसमें प्रोग्रेस हो सके। लेकिन इंडियंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बिल्कुल नहीं पसंद था और ये जो रूल था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था बिकॉज इसके अंदर इंडियंस को बिल्कुल भी राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो इस कमीशन को बाइकआउट करेंगे और उन लोगों ने एक स्लोगन दिया था सिमन गो बैक, और इंडियंस ने सारे मिलकर इस टाइम पर प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट सिमन कमीशन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। सो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो 1930 मार्च 12 को लॉन्च किया गया था बाई द गांधी जी। सो गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था ताकि जो सॉल्ट लॉज है उसको ब्रेक किया जा सके, यानी कि हमारे इंडिया में हमारा ही सॉल्ट हमको बेचा जा रहा था एट द हायर रेट ऑफ टैक्स। सो इंडियंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी और लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, इसलिए गांधी जी ने जो है इस मूवमेंट को लॉन्च किया था और इसमें बहुत सारे प्रोटेस्ट मूवमेंट्स को अपनाया गया था एंड लोगों ने प्रोटेस्ट किया था जिसको हम डंडी मार्च भी कहते हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम्स को इस मूवमेंट में लाया गया था एंड फॉरेन के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट किया गया था एंड खादी गुड्स को, खादी कपड़ों को पहनने के लिए इम्पोर्टेंस बताई गई थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, यानी कि हमारे इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को कंडक्ट किया था लंदन में ताकि वो डिस्कस कर सके सारे इश्यूज़, जो सारे परेशानियां हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले इतने सारे राइट्स नहीं थे इंडियंस के, सारे जो चीज़ें हैं वो ब्रिटिश के हाथ में दे दी गई थी, ब्रिटिशर्स को पावर में रखा गया था और इसी वजह से इंडियंस को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी, इनइक्वालिटी फेस करना पड़ रहा था। इसलिए इंडियंस ने कहा कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस रखेंगे और बात करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या क्या होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में एंड इसमें रिकमेंडेशंस किए गए थे बाई द सिमन कमीशन इन इट्स रिपोर्ट, यानी कि जो सिमन कमीशन था उसके ऊपर रिकमेंडेशंस दिए गए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। सो गांधी जी के अंडर में क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था और कांग्रेस ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम इस क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त 8, 1942 को कंडक्ट करेंगे और इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा बिकॉज जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इंडियंस चाहते थे कि उनके पास खुद का इंडिपेंडेंस हो, खुद की कंट्री को वो चलाने का पावर हो, लेकिन ब्रिटिशर्स इंडिया को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे थे। तो इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया था और गांधी जी ने स्लोगन रेज किया था डू और डाई टू द पीपल, यानी कि ये स्लोगन देकर लोगों को मोटिवेट किया था एंड इस टाइम पर बहुत सारे स्ट्राइक्स हुए थे बहुत सारे एरियाज़ में एंड इस टाइम पर गांधी जी को इम्प्रिजन कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था ऑन अगस्त 1942 और उनको रिलीज़ किया था ऑन मई 1944।
व्हाट आर दी डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, इनके डिफरेंसेस क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरह से आपको बॉक्स बनाना है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे राइट्स होते हैं जो हमारे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं, और ये जस्टिफिएबल इन कोर्ट है, यानी कि हर इंसान कोर्ट में जाकर अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ सकता है केस। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो अलग होते हैं, उसके अंदर जो है वो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं, और ये कोर्ट में जस्टिफिएबल नहीं है। यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सिर्फ लिखे गए हैं पर उनको अप्लाई करना उतना कंपल्सरी नहीं है, यानी कि वो उसके लिए हम कोर्ट में जाके उसको फाइट नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो नेगेटिव है, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो पॉजिटिव इन नेचर है, एज वो स्टेट की एक्टिविटी को वाइडन करते हैं एंड ट्रांसफॉर्म करते हैं सोसाइटी को। यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं जिससे सोसाइटी वाइडन होती है और सोसाइटी में जो है ट्रांसफॉर्म आता है। फंडामेंटल राइट्स आर कंसर्न अबाउट सिटीजन्स एंड प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि जो इंडिविजुअल इंसान की लाइफ और लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना, उस सिटीज़न को हर चीज़ मिलना, कंट्री में सारे राइट्स मिलना, ये सभी चीज़ें फंडामेंटल राइट्स में दी गई है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें क्या है, वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो एम करते हैं एट डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ नेशन, यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो सिर्फ प्रिंसिपल्स की तरह होती है, उससे हम हमारे देश में वेलफेयर कर सकते हैं इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। नो सेपरेट लेजिस्लेशन इज़ रिक्वायर्ड टू इनैक्ट और इम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कोई सेपरेट लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसके लिए सेपरेट लेजिस्लेशन को पास किया जाना चाहिए, यानी कि लेजिस्लेशन यानी कि जो लॉज पास होते हैं बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द प्रेसिडेंट। सो जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं कि हर इंडियन सिटीज़न के पास राइट्स होंगे, उसको किसी भी तरह से प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर से लेजिस्लेट कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो उतने कंपल्सरी नहीं है, तो इसको अगर आप चाहते हैं कंट्री में इम्प्लीमेंट करना तो इसके लिए सेपरेट लेजिस्लेशन को पास किया जाना पड़ता है। दीज ऑर्डर्स आर टू स्टेट एंड गवर्नमेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं एंड सभी स्टेट एंड गवर्नमेंट्स को वो फॉलो करने होते हैं। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो एडवाइजेस है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अपने हिसाब से उनको इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। ये सिर्फ आइडियाज़ है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के। एक्सप्लेन एनी एमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कंट्री के, उनके पास एमरजेंसी पावर्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे पावर्स होते हैं जब देश में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सारा कंट्रोल उनके हाथ में ले सकते हैं, और वो जो कंट्रोल है वो इस तरह से कर सकते हैं, अगर कोई भी पब्लिक सही से उनकी बात नहीं सुनती या कंट्री में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आए, अगर कंट्री डिसोबीडियंट हो जाए तो प्रेसिडेंट जो है अपना पावर दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज है, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो नेशनल इमरजेंसी है वो एक ऐसी इमरजेंसी है, वो लगाई जाती है कंट्री पर अगर कंट्री में कोई वॉर हो जाता है या फिर एक्सटर्नल अग्रेशंस हो, या फिर कोई भी अगर दूसरे कंट्री वाले अगर हमारी कंट्री पर अटैक करें, या फिर अगर आर्म्ड रेबिलियन हो जाए, यानी कि अगर कंट्री के अंदर कोई भी यानी कि जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन होता है, जो गन्स होते हैं, उसके साथ अगर वो कोई भी वायलेंस शुरू कर देते हैं तब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। और इसके अंदर जो आर्टिकल 20 एंड 21 है, वो 2 आर्टिकल्स के जो राइट्स है वो 2 फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के सारे राइट्स जो है हटा दिए जाते हैं और सभी राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल। सो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है उसको हम प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर कर सकते हैं एमरजेंसी इन स्टेट, यानी कि अगर स्टेट में कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर अगर जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो सही से काम नहीं कर पाती है, तो उस टाइम पर अगर स्टेट में कोई चीज़ सही से काम नहीं हो रही है, स्टेट के अंदर लोग अगर गवर्नमेंट की बात नहीं सुन रहे हैं, तब अगर गवर्नर कह दें कि उनको यहाँ पर इमरजेंसी लगानी है, और अगर उनकी बात से अगर प्रेसिडेंट सहमत हो, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ ये बात सही है, तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जो है वो डिसाइड कर लेते हैं एंड वो लोग मिलकर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाने की। प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज कर दिया जाता है स्टेट पे भी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स पे भी, और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनके ऊपर डायरेक्टली थ्रू द गवर्नर ऑफ द स्टेट।
फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि अगर कंट्री के अंदर पैसों की कोई कमी हो जाए या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कोई डिफ़िकल्टी आ जाए, उस टाइम पर प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी कोई भी स्टेट में या फिर कोई भी स्टेट में या फिर पूरी कंट्री में। तो जो इस टाइम पर जो इमरजेंसी होती है उस टाइम पर प्रेसिडेंट ये देखते हैं कि सारे मनी बिल्स और जो सारे फाइनेंशियल बिल्स है वो स्टेट लेजिस्लेचर से पास हो गए, डायरेक्ट उनकी कंसिडरेशन में आए, यानी कि वो हर एक चीज़ पर नज़र रखने लगते हैं अगर कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा है उस तरह से, एंड लोगों के वहाँ पर सैलरीज भी डिक्रीज़ किए जाते हैं। एंड इस फाइनेंशियल इमरजेंसी में सारे मॉनेटरी बिल्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट खुद चेक करते हैं एक एक को, उसके बाद ही फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। राइट अबाउट दी इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड हिज फंक्शंस। सो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के अंडर होते हैं, यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं अगर वो ना हो तो उनके एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको किस तरह से इलेक्ट किया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनको इलेक्ट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जब हम जानते हैं कि हमारे हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा है तो उनके जो मेंबर्स होते हैं वो लोग सारे मिलकर डिसाइड करते हैं और जो है वोट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी कि हमारे पास जो वोट सिस्टम है उसमें सभी मेंबर्स जो है लोकसभा राज्यसभा के मिलकर जो है वोट करते हैं, सिंगल वोट देते हैं और अपना एक वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर्स है, वो 2 पावर्स है और उनके फंक्शंस है जैसे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्टिंग एज प्रेसिडेंट। सो जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका काम होता है एक राज्यसभा में चेयरमैन की तरह काम करना। ऑलवेज जो है वाइस प्रेसिडेंट एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। राज्यसभा में मीटिंग्स किस तरह से कंडक्ट करनी है, वहाँ पर कितना बोलना है और किस तरह से सब चीज़ों को देखना है, वो सभी चीज़ें जो है वो राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट करते हैं और वो वहाँ के मीटिंग्स को जो है प्रिजाइड करते हैं राज्यसभा में, और जो वहाँ पर जो डिस्कशंस होते हैं उसके बिजनेस को वो कंडक्ट करते हैं एंड वो सभी लोगों के वोट्स को लेते हैं। और जब मेंबर्स अगर कोई भी बिल के अगेंस्ट वोट कर रहे हो किसी भी फेवर में तब वो सभी के वोट्स लेते हैं, ये सारी काम उनके होते हैं। एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, सो वाइस प्रेसिडेंट का एक और काम होता है अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना हो, अगर अवेलेबल, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिमूवल हो जाए, रेसिग्नेशन हो जाए या फिर डेथ हो जाए, उस टाइम पर जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक्ट करते हैं एज ए प्रेसिडेंट, यानी कि अगर प्रेसिडेंट ना हो तो उनकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट रोल प्ले करते हैं प्रेसिडेंट का। एंड ये कुछ टाइम के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, इसको 6 मंथ्स के अंडर ही होता है एंड 6 मंथ्स के बाद एक न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो है वो उस टाइम पर सैलरी एंड अलावेंसेस उनको दिए जाते हैं प्रेसिडेंट की पोजीशन के, एंड वो जो है उनको राज्यसभा के चेयरमैन की पोजीशन नहीं दी जाती है। उस टाइम पर वो सिर्फ प्रेसिडेंट का रोल प्ले करते हैं और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का रोल नहीं प्ले करते हैं, इसीलिए उनको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पोजीशन की सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं दी जाती है। एक्सप्लेन दी फंक्शंस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो जो लोकसभा का स्पीकर होते हैं उनके भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है यहाँ पर दिए गए हैं। जो स्पीकर होते हैं लोकसभा में उनका काम होता है सारे जो लोकसभा के मीटिंग्स है उसको प्रिजाइड करना, यानी कि वहाँ पर मीटिंग्स को कंडक्ट करवाना। आप देखे होंगे न्यूज़ में वहाँ पर लोग डिबेट्स करते हैं और इंडिया के बारे में कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स उनको ऐसी लगती हैं जो डिस्कस करने के लायक हो, वहाँ पर वो डिस्कस करते हैं उन टॉपिक्स को, एंड स्पीकर जो है उनकी सारी मीटिंग्स को प्रिजाइड करते हैं। वो मॉनिटर करते हैं डे टू डे अफेयर्स ऑफ द हाउस, यानी कि वहाँ पर हाउस में लोकसभा में क्या क्या चीज़ों के अफेयर्स है वो सारे डिस्कस करते हैं, मॉनिटर करते हैं और वो अलाउ करते हैं मेंबर्स को कि वो क्वेश्चंस को आस्क करें। एंड उनके पास पावर है वो डिसअलाउ भी कर सकते हैं किसी मेंबर को फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चन, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो सही ना हो, अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ द लोकसभा में ना हो, यानी कि अगर उससे कोई रूल्स ब्रेक हो रहे हो लोकसभा के, तब वो उनको डिसअलाउ कर सकते हैं। एंड उनके पास पावर है कि वो चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी को अपॉइंट कर सकते हैं। एंड जो स्पीकर है वो जॉइंट सेशन जो है वो भी कंडक्ट करवाते हैं, यानी कि अगर लोकसभा एंड राज्यसभा में कोई मीटिंग करनी हो दोनों को बीच में दोनों के साथ जॉइंट मीटिंग करनी हो तो स्पीकर यहाँ के कराते हैं वो भी। एंड उनके पास जो है पावर है कि वो सभी को वोट देने लगाते हैं अगर कोई भी बिल टाई हो जाती है तब। जैसे हम जानते हैं लोकसभा में मेन काम होता है लॉज को पास करना, बिल्स को पास करना, उसके ऊपर डिस्कशंस करना और वहाँ पर लेजिस्लेटिव चीज़ों को करना। तो इसी चीज़ को यहाँ पर स्पीकर लेके चलते हैं और उन सभी के मीटिंग्स को कंडक्ट करते हैं। और जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं वो दूसरे भी जगहों पर काम करते हैं एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बहुत सारे कमिटीज़ में, जैसे कि रूल्स कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, बिजनेस रूल्स कमेटी एक्सेट्रा।
राइट अबाउट जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास एक पावर होता है जिसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। सो बेसिकली ये एक ऐसा पावर है, इसको डिफाइन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है। सो ये एक अथॉरिटी है जुडिशरी की कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं कोई भी ऑर्डर या कोई भी लॉ जो एग्जीक्यूटिव ने किया है या फिर अगर लेजिस्लेचर ने कोई भी लॉ बनाया है वो इनवैलिड है, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट कह सकता है। बिकॉज अगर वो कोई भी चीज़ ऐसी की गई है बाय द एग्जीक्यूटिव या बाय लेजिस्लेटिव जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हो, तब यानी कि जब हम जानते हैं हर एक के पास अपना पावर होता है, एग्जीक्यूटिव के पास ऑर्डर्स लेने का काम होता है, लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर के पास होता है। तो अगर ये लोग सही से काम नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनके कामों को, जो उनके एक्शंस है जो उन्होंने किया है उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी लॉ अगर पास होता है, कोई भी ऑर्डर पास होता है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर या बाय द पार्लियामेंट, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर नहीं है। अगर कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो वो उस चीज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये जो है बहुत गलत है, इनवैलिड है। And if any law or executive decision is found to be against the constitution then it can be declared as invalid। so उसको invalid declare किया जाता है। एंड जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रोटेक्ट करते हैं प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का काम होता है कि हर जगह देखना कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से अप्लाई हो रहा है एंड हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो रही हो। एंड ये इंश्योर करता है कि सभी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी करे एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है एंड उसके अंदर सभी चीज़ों के रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं, उसके हिसाब से हर चीज़ को किया जाना चाहिए एंड कोई भी चीज़ उसके अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए। इट सपोर्ट्स दी फंडामेंटल राइट्स एंड स्पेसिफिकली अपहोल्ड दी राइट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि अगर कोई भी एक्शन और कोई भी अगर लॉ ऐसा बनाया गया है जिसमें किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हो या फिर किसी के राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी वायलेट हो रहे हो तो वो चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिक्लेयर कर सकता है कि ये इनवैलिड है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार राइट टू प्रॉपर्टी को सेफगार्ड किया था फ्रॉम द वायलेशन इन द केशव नंदना भारती एंड गोलकनाथ केस, यानी कि ये केशव नंदना भारती एंड गोलकनाथ एक केस था। इस तरह से एक इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम पर लोगों की राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो उसको सेफगार्ड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक किसी चीज़ को वायलेट कर दिया था। तो ये केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं इन जुडिशियल रिव्यू एस्पेक्ट। सो यहाँ तक हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो आईपी एग्जाम के लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिविक्स के, वो हमने डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियोस में मैं दूसरे भी जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उसको कवर करने वाली हूँ। सो आप उन आने वाले वीडियोस के लिए उनको देख सकते हैं। सो आप स्टे ट्यून रहिए। एंड जो है इस चैनल के अंदर मैं ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड जो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस है वो अपलोड कर चुकी हूँ। सो आप उन सभी चीज़ों को भी चेकआउट कर सकते हैं एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।